नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। आज ऑनलाइन का जमाना है। बस एक क्लिक करने पर आपका हर काम घर बैठे हो सकता है, लेकिन ये ऑनलाइन सिस्टम अब लोगों को कंगाल कर रहा है। जी हां, साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और शातिर घर में बैठे लोगों को डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं, उनसे लाखों रुपए ठग रहे हैं। थानों में शिकायतों का अंबार लग रहा है, लेकिन महज 10% मामलों में ही एक्शन हो पा रहा है। इस बुलेटिन में हम आपको आगाह करने के साथ साथ साइबर साजिश से बचने के तरीके भी बताएंगे। पीड़ितों के साथ साथ साइबर एक्सपर्ट से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। बहुत सारी गलत गतिविधियाँ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी एक्टिविटीज हो रही हैं, और जिसमें कि 17 परिवारों के बच्चों को जो है उन्होंने मार दिया हुआ है। वो क्रिमिनल एक्टिविटीज है। हाईटेक होती दुनिया में नई टेंशन भी बढ़ गई है। साइबर साजिश की वारदातों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूपी में अलग अलग शहरों से डिजिटल अरेस्ट के रोजाना नए नए मामले सामने आ रहे हैं। अब शातिरों ने मेरठ की महिला वैज्ञानिक को अपना निशाना बनाया। साइबर लुटेरों ने साइंटिस्ट डॉक्टर निशा वर्मा को 27 घंटे डिजिटल अरेस्ट रखा। बच्चों की किडनैपिंग और मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की धमकी दी। सैलरी अकाउंट के 99% पैसे ट्रांसफर करने के लिए कहा। महिला साइंटिस्ट से 8.3 लाख रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। पुलिस ने 11 दिसंबर को रिपोर्ट दर्ज कर साइबर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी है। कि उनके नंबर का जो गलत इस्तेमाल हो रहा है उसमें अगर उनका हाथ नहीं है तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और पैसा उनका रिफंड हो जाएगा। उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया और इस तरीके से आरटीजीएस के माध्यम से पैसे उनके अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए। काफी देर बाद उनको इस बात का रियलाइज हुआ कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है, तो उन्होंने इस कंप्लेंट दी। हमने कंप्लेंट दर्ज कर ली, मुकदमा दर्ज कर लिया। शीघ्र ही इसके अनावरण के गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएंगे। वहीं गाजियाबाद में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से 77 लाख रुपए ठगी मामला सामने आ चुका है। शालीमार गार्डन के रहने वाले पंकज शर्मा ने शिकायत की है कि उनके पास व्हाट्सएप पर वीडियो आया जिसमें शेयर ट्रेडिंग करने के तरीके सिखाए जा रहे थे। उन्होंने वीडियो लिंक पर क्लिक किया तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया गया, जहां कई नंबर जुड़े हुए थे जो कि ग्रुप में बताए गए तरीकों की तारीफ कर मोटा मुनाफा कमाने की बात कहते हुए नजर आ रहे थे। जिसके बाद पंकज शर्मा ने अलग अलग अकाउंट में 77 लाख रुपए की रकम जमा कर डाली। शेयर ट्रेडिंग ऐप पर जब उन्होंने अपने मुनाफे की रकम निकालनी चाहिए तो ये रकम नहीं निकली। इसके बाद जब उन्होंने ट्रेडिंग ऐप चलाने वालों से संपर्क किया तो उन्होंने टैक्स जमा करने के लिए कहा। इसके बाद पैसे जमा करने के बाद भी उनके पैसे नहीं निकले और इनका फोन उठाना बंद हो गया। तो चलिए इस पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले हमारे साथ पीड़ित जुड़ चुके हैं। मेरठ से पीड़ित है वैज्ञानिक निशा वर्मा जी। निशा जी, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रवीण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले निशा वर्मा जी, आपसे सवाल, कैसे आप ठगी का शिकार हुई? आया टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने बताया और बोला कि आपके फोन से अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज हो रही है और आपका नंबर 2 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो मैंने ये बोला कि ये ऐसा तो कुछ भी नहीं है, आप कैसे कर सकते हैं इस नंबर को ब्लॉक। तो उन्होंने कहा कि आपके नाम से इस तरह का सिम चल रहा है, दिल्ली से ये खरीदा गया है और इसमें ये उन्होंने मुझे ये भी बताया कि 10 नवंबर को खरीदा गया और इस शॉप से खरीदा गया और आपको ज्यादा इसमें वो है तो मतलब क्लैरिफाई करना है, क्लैरिफिकेशन रिपोर्ट ले लीजिए दिल्ली साइबर क्राइम डिपार्टमेंट से। आपके हम कॉल को कनेक्ट कर दे रहे हैं। कनेक्ट करते ही उन्होंने जो डिजिटल साइबर क्राइम था उन्होंने मेरे को बोला कि आपका सिर्फ ये सिम का ही मैटर नहीं है, आपका कोई HDFC में आपके नाम से इस तरह का खाता चल रहा है जिसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी घातक गतिविधियां हो रही हैं और आपको घातक गतिविधियां हो रही हैं। तो आपको इसमें वो करना होगा कि आपको हम डिजिटल या अरेस्ट करना पड़ेगा इस केस में, क्योंकि आपका नाम इन्वॉल्व है, आपका आधार कार्ड है इसमें, आपका ईमेल आईडी सब आपके नाम से चल रहा है। जो कि बहुत ही वो नाम आपका है और जो आपके परिवार है, जो जिनके बच्चों को किडनैप किया गया है, उन्होंने आपके नाम से शिकायतें दर्ज करी है। तो हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। आप फिजिकली अरेस्ट हो अगर हो सकते हैं तो बताइए, नहीं तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास डिजिटल अरेस्ट का है। तो मैंने उन्हें कहा कि फिजिकली अरेस्ट नहीं हो पाऊंगी, मेरा घर में छोटा बच्चा है
डिजिटल अरेस्ट का ऑप्शन ऑप्ट किया और उसके बाद उन्होंने मुझे मतलब पूरा ही थ्रेट देते हुए बार बार इस चीज को दोहराते हुए कि वो बहुत खतरनाक क्रिमिनल है, अगर आपका नाम उनसे इन्वॉल्व नहीं है तो हम आपको क्लैरिफिकेशन दे देंगे, फिलहाल आप सस्पेक्टेड लिस्ट में है। और उन्होंने इस तरह से मुझे पूरा 27 घंटे उन्होंने डिजिटली अरेस्ट रखा और मुझे उन्होंने फोटोग्राफ्स भी दिखाई उन लोगों की जो कि HDFC बैंक का, जिन्होंने कहा कि एक मैनेजर है, एक सिम कार्ड वाली जो शॉप है। किस नंबर से कॉल आया था निशा जी? जो नंबर था वो किसका था, क्या बोला उन्होंने जब आपको कॉल किया था? तो नंबर से कॉल करके बस यही बोला कि आपका नंबर 2 घंटे में ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो आपके क्योंकि आपके फोन के अनऑथराइज्ड एक्टिविटीज हो रही है। तो निशा जी, आपने कभी डिजिटल अरेस्ट, क्योंकि ये अभी नहीं बहुत दिनों से चल रहा है डिजिटल अरेस्ट का मामला, और प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था, तो आपको पता था इसके बारे में, कुछ जानकारी थी? डिजिटल अरेस्ट मैंने जानकारी थी, मैंने सुना भी था डिजिटल अरेस्ट होता है करके, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि डिजिटल अरेस्ट इस तरह से जो है मतलब इस तरह ऑनलाइन होता है। मेरा ज्यादातर परसेप्शन ये था कि ये किसी OTP के थ्रू करते हैं या एनीडेस्क जैसे कि आजकल वो आ रहा है ऐप, उसको है, मतलब आपको जानकारी नहीं थी डिजिटल अरेस्ट के बारे में, और इसी वजह से इस तरह से जानकारी नहीं थी कि वो ऑनलाइन रखते हैं और डिजिटली आपको इस तरह से करते हैं, क्योंकि उनका पूरा ऐसा एनवायरनमेंट था कि जैसे कि पुलिस ऑफिसर्स हो, IPS ऑफिसर्स हो, और उन्होंने पूरा कंट्रोल रूम। ठीक है मैम, आप बने रहिए, जरा प्रवीण का रुख करते हैं और आपसे डिटेल में बात करेंगे। प्रवीण, अब यही सवाल है, डिजिटल अरेस्ट के बारे में लोग सुन बहुत रहे हैं, लेकिन क्या होता है डिजिटल अरेस्ट, कैसे फंस जाते हैं, इसके बारे में लोगों को डिटेल नहीं पता। बस सोचते हैं कि जैसे बाकी ठगी होती है, मोबाइल पर OTP आया और इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट हो जाता है, लेकिन क्या डिटेलिंग है, क्योंकि आपके पास भी और लोग हैं वो जानते हैं डिजिटल अरेस्ट क्या होता है। जी बेशक, क्योंकि अभी तक ये आम पब्लिक के बीच में था, अब इसमें एक्सपर्ट जो है साइबर एक्सपर्ट, वो भी कानपुर में कई ऐसे पुलिसकर्मी थे जो साइबर एक्सपर्ट होने के बाद भी डिजिटल अरेस्ट हुए। फिलहाल लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या लगता है आपको डिजिटल अरेस्ट के बारे में मालूम है, क्या होता है? जी सर, क्या चीज़ है डिजिटल अरेस्ट? जैसे अभी इस टाइम में डे बाई डे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है हमारे भारत में, इसी बात का फ़ायदा उठाकर स्कैमर्स कई तरह के ऐड देते हैं, जॉब के ऐड देते हैं, कम टाइम देकर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं आप। इस ऐड पे लोग कई बार मतलब सोशल मीडिया अलग अलग ऐप है, किसी भी ऐप में वो हाथ क्लिक करके मैसेज ऐसे सेंड करते हैं, मैसेज का जॉब का सेंड करते हैं और उनको बोलते हैं कि जॉब आप छोटा रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, 1100 का 1500 का ऐसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और फिर वो डे बाई डे अलग अलग तरह की फीस मांगते हैं और बोलते हैं आपको कम टाइम देकर ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा काम देते हैं। साइबर ठगी जी, ऐसे साइबर है। आपको डिजिटल अरेस्ट क्या लगता है, किस तरीके से अरेस्ट करते हैं? सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि जो डिजिटल अरेस्टिंग है, ऐसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट ने ये साफ बता रखा है कि डिजिटल अरेस्टिंग करके कोई भी पुलिस या कोई भी साइबर सिक्योरिटी का बंदा आपसे कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करता है। आज की डेट में जितने भी लोग डिजिटल ठगी कर रहे हैं वो उन्होंने ये बना रखा, अगर ऑनलाइन FIR भी हो रही है तो उन्होंने ये कहते हैं, जैसे कि कोई बच्चा है वो घर नहीं पहुंचा टाइम से, तो उसको कॉल करके बता दिया कि आपका बच्चा यहाँ पे किसी गलत संगति में है, ठीक है, तो उस हिसाब से अगर वो लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, ब्लैकमेलिंग करके उनसे मनमाने पैसे देते हैं। आजकल ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट एप्लीकेशन चल रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग जागरूक भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ रहे। जैसा कि आपने पहले जिस शख्स से बात की वो साइबर क्राइम तो समझ रहा है, लेकिन डिजिटल अरेस्ट क्या है वो नहीं समझ पाया। उज्जवल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उज्जवल चुग जी, बहुत स्वागत है उज्जवल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साइबर एक्सपर्ट हैं। उज्जवल, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोग बहुत सुन रहे हैं, सबके कानों में ये वर्ड गूंज रहा है कि डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, लेकिन जैसे निशा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उन्होंने भी सुना था, लेकिन अब जब उन पर बीती है तब वो समझ पाई है कि क्या होता है डिजिटल अरेस्ट। लेकिन अभी भी कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं और यही वजह है कि वो ठगी का शिकार हो रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट भी हो रहे हैं। तो कैसे बचे इनसे? बहुत नमस्कार सभी को। देखिए, डिजिटल अरेस्ट जैसा कि आप अभी बता रहे हैं, निशा जी को भी पता था, बहुत लोगों को पता होता है। सवाल ये नहीं है कि हमें पता है, जैसे कहते हैं ना, हमने कोई किताब पकड़ ली, पढ़ ली और किताब में तो पता होता है, बट जब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट की बात आती है तो उस समय हम धरे के धरे रह जाते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको ये जागरूक कराना पड़ेगा, और जिस अवेयरनेस इज द की, जिसमें आदमी को ये पता लगे
कि डिजिटली कोई भी इस तरीके की चीज जहां पर आपको इनकम टैक्स ऑफिस, एक्साइज से या आपको पुलिस से या आपके अगेंस्ट कोई वारंट, डिजिटली ऐसी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। क्योंकि होता क्या है, देखिए जनरली क्या होता है ना, आदमी की मानसिक स्थिति है, आदमी जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो, जितना मर्जी पढ़ा लिखा हो, बट हर किसी के जिंदगी में अपने अपने डर होते हैं। कोई किसी चीज से डरता है, कोई किसी चीज से। तो आदमी क्या करता है, जैसे ही अचानक से फोन आया और एकदम से आदमी सुनता है तो सुनने के उस पर दबाव बनता है। जैसे ही दबाव बनता है, सारी इंटेलिजेंस धरी की धरी रह जाती है और सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। जैसे ही आदमी इस स्थिति में जाता है, आज पे और प्रेशर बनाया जाता है और आप ये नहीं सोच पाते कि मेरे पास क्या होगा। आप जैसे एक छोटा सा उदाहरण है डिजिटल अरेस्ट में, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत सारी जो मैक्सिमम लोग क्यों फंसते हैं स्पेसिफिक केसेस में, जैसे बहुत सारे यहाँ पर आप देखेंगे, हमारे यहाँ पर ब्लैक मनी में भी बहुत काम होता है, कैश में। अब जैसे ही बड़े सारों को इनकम टैक्स से कॉल आती है तो उनके मन में एक डर होता है कि अरे यार हम टैक्स तो बढ़ नहीं रहे, हमारे यहाँ कैश का भी काम है, क्या पता सच में कोई कॉल हो। तो मेन उद्देश्य ये है इस एक सिंगल चीज की पूरी अवेयरनेस को फैलाया जाए कि डिजिटली कोई डिपार्टमेंट कॉल करके आपको स्क्रूटनी में नहीं लेगा, बस इतनी सी अवेयरनेस। अच्छा अज्वल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन एक और मेरा सवाल ये है कि हम जो अभी जितने केसेस देख रहे हैं वो बड़े बड़े नाम है होते हैं, जैसे आईपीएस ऑफिसर होते हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, जैसे ये मैम हमारे साथ जुड़े हैं, ये साइंटिस्ट हैं, और इस तरीके के कैसे ये जो साइबर ठग होते हैं, कैसे ये लोगों को, ऐसे लोगों को गिरफ्त में ले रहे हैं और क्यों ले रहे हैं? इसके देखिए दो कारण है कैसे वो गिरफ्त में आ जाते हैं। पहला कारण क्या है, जो डिजिटल और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट और एडवांसमेंट हो रही है एआई की जिस लेवल पे, आजकल हर आदमी को ये लगता है कि आप जैसे ही कोई अजूबा सुनाते हो ना तो उनको लगता है अरे ये तो पॉसिबल है, एआई से पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो जब आप जैसे किसी को बोलते हो जी डिजिटली हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं या मैं इस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ और डिजिटली आप आ जाइए सामने, और सामने वाला देखता है वैसे ही सेटअप बनाया हुआ है पूरा का पूरा, तो उस समय उसको यकीन होने लग जाता है, क्योंकि उसके मन में ये परसेप्शन होती है कि हाँ एआई के जगत में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, क्या पता सही में ये हो। दूसरी प्रॉब्लम ये है, जैसा आपने स्पेसिफिक लोगों को बोला, इन लोगों को टारगेट इसलिए किया जाता है स्पेसिफिकली, जैसे आपने आईपीएस आईएएस ऑफिसर की बहुत बारी ऐसे केसेस देखे हैं कि आईपीएस आईएएस ऑफिसर डिजिटल अरेस्ट में इनकम टैक्स वाले अरेस्ट में ज्यादा फंसते हैं, वो पुलिस के अरेस्ट में नहीं फंसते, क्योंकि पुलिस के अरेस्ट में उनको चीजें पता है। इनकम टैक्स में वो कहां फंसते हैं, टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा जुड़े नहीं हुए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लैक मनी का करेक्शन होता है जो उनके बैक ऑफ द माइंड उन्हीं को पता होता है, उसी के दबाव में आके ये पकड़े जाते हैं। तो मेन उद्देश्य एक ही है आपके सवाल का कि इस अवेयरनेस को फैलाना, क्योंकि अगर ये फैल जाएगी तो आदमी को पता रहेगा एआई में कुछ भी हो जाए बट प्रशासनिक लेवल पे डिजिटली कुछ नहीं होता। ठीक है बने रहिए उज्ज्वल। निशा जी एक बार फिर से आपके पास लौटती हूँ। निशा जी, अब जैसे आपको पता चला कि आप ठगी का शिकार हो रहे हैं, आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया, कब आपको ऐसा महसूस हुआ कि अब आप ठग के चंगुल में फंस गई हैं? फिर कैसे निकलने की कोशिश की, क्या ठगा उन्होंने, क्या क्या और बातें की? उन्होंने मेरे से बोला कि आरबीआई के थ्रू एक आपको सर्विलांस में रखा जाएगा आपके अकाउंट को। तो मैं थोड़ा सा पहले तो मुझे तो थोड़ा डाउट तो हुआ कि आप पैसे को कैसे आप सर्विलांस में रख सकते हैं। उन्होंने आप मेरे जितना भी सैलरी अकाउंट में पैसा था उसका 99% ट्रांसफर करने को बोला। तो लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि वही इस तरह से वो ऑफिशियली लेटर्स इशू कर रहे थे मेरे व्हाट्सएप पे लगातार, तो मुझे वही आरबीआई के थ्रू ऐसे 99% पैसा ट्रांसफर होगा और उसको हम सर्विलांस पे रखेंगे और ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आपका कोई लिंक तो नहीं है, जो उन्होंने बताया था कि जो फ्रॉड मनी है या फ्रॉड अकाउंट है उससे किसी तरह का कोई लिंक तो नहीं, कोई गलत पैसा तो नहीं है। अगर ये सब हो जाता तो हम आपको विदिन 2 आवर्स हम क्लियरेंस देंगे। तो डाउट तो हुआ था, लेकिन फिर भी क्योंकि वो मुझे इतना थ्रेट दे चुके थे हर चीजों का, इवन उन्होंने ये भी मुझे बोला कि आप एसबीआई जाएंगे आप अपनी ब्रांच में तो वो हमारे जो साइबर क्राइम वाले जो हैं आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो आपके आसपास ही होंगे। तो मुझे ये लगा कि अगर मैंने यहाँ से अगर मैंने ये नहीं किया तो मेरे को निकलते ही जो साइबर क्राइम वाले हैं वो मुझे पकड़ लेंगे। तो मैं मजबूरन मुझे जो है मुझे वो करना पड़ा, इनको ट्रांसफर करना पड़ा। और उसके बाद उन्होंने मुझे एक्नॉलेजमेंट भी दिया कि हाँ आपका पैसा रिसीव हो गया। उसके बाद थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद मुझे क्लियरेंस भी दिया।
तो मैं होपफुल थी कि मेरा पैसा ये वापस कर देंगे, लेकिन जैसे ही 2 घंटे में मैं लगातार अपने पैसे की डिमांड कर रही थी, क्योंकि मुझे मतलब आपका पैसा वापस नहीं हुआ। ठीक है, आप बनी रहे हमारे साथ। आशीष का भी जरा रुक करते। ठीक है आशीष, आपके साथ भी पीड़ित हैं, क्योंकि निशा बता रही हैं कि वो किस तरीके से चंगुल में फंसी, वो नहीं समझ पाई कि वो ठगी का शिकार हो गई हैं। वहां पर और क्या कुछ कह रहे हैं जो पीड़ित हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें हमारे साथ कई पीड़ित हैं जो साइबर ठगी के शिकार हुए हैं और डिजिटल अरेस्ट हो चुके हैं। भाई साहब क्या हुआ था आपके साथ, कुछ बताइए। हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का क्रेडिट कार्ड था, तो मुझे एक कॉल आई थी जिसमें मैंने लिमिट एक्सीड करने के लिए बैंक से कांटेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट मतलब विद इन आवर मेरे पास कॉल आया था कि आपने ये रिक्वेस्ट अप्रूव किया। मैंने बोला हाँ। उसके बाद मेरे पास एक कोटक महिंद्रा बैंक की तरफ से लिंक आई थी, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया था तो मेरे क्रेडिट कार्ड से 50,000 डेबिट हो गए थे। मैं तुरंत साइबर सेल में कंप्लेन किया था, तो फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर हुआ था उस पे मेरे क्रेडिट कार्ड से यूज करके, कोई जो भी यूज किया होगा, तो 48 घंटों में मेरे मतलब क्रेडिट कार्ड में पैसा रिफ्लेक्ट कर गया। बिल्कुल, आप भी डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं, क्या हुआ था मामला? जैसे कि वो लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं, जनरली उनका कॉल आता है, ऑनलाइन आता है कि आपको अरेस्ट कर दिया गया, और वो पाकिस्तान का नंबर रहता है या दूसरे देश का नंबर रहता है, और आपको बताया जाएगा कि आप अरेस्ट चुके हैं, हम फलाना थाने से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहे हैं। वो आपके लोकेशन के हिसाब से आपका थाना होना जान के आपको कॉल करेंगे और नकली पुलिस वाले बन के आपको अरेस्ट कर लेंगे। हालांकि मैं बच गया था, अरेस्ट होते होते बच गया, क्योंकि फिर मैंने थाने पे कांटेक्ट किया तो वहाँ कहे ऐसा कुछ नहीं है, तो मैं बच गया था। बिल्कुल, और भी कुछ पहला है मैम, जिस तरह से साइबर ठगी का लोग शिकार हो रहे हैं, डिजिटली अरेस्ट हो रहे हैं और अच्छे लोग हो रहे हैं, इस पर क्या? मैं यही कहूंगी कि क्या नाम है, इंटरनेट का जमाना है और सभी लोग, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, सभी लोग यूज कर रहे हैं। इस पर साइबर क्राइम होने का ज्यादा डर रहता है, तो हमको सुरक्षित और सचेत होकर के चलना चाहिए। हमेशा कम से कम महीने में 2 महीने में अपने हर अकाउंट का पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए। बिल्कुल मैम, आपके तो अकाउंट ही खाली हो गया था, क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे हम लोग ऑनलाइन सामान कभी भी खरीदते हैं, तो जब सामान आया तो वो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने उसको वापस भी किया, वापस तो हो गया, लेकिन मेरा पैसा वापस नहीं आया, मेरे अकाउंट से पैसे कट चुके थे। बिल्कुल, कुछ लोग और भी हमारे साथ। भाई साहब, जिस तरह से डिजिटली लोग अरेस्ट हो रहे हैं, अच्छे लोग हो रहे हैं, क्या मामला है, कैसे हो रहा है, क्या रोकथाम? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अवेयरनेस जितना हो सकता है उतना हम एक दूसरे को अवेयर करें, और जहां तक हो सकता है कि हमेशा नया कुछ ना कुछ चीजें आती हैं जो लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद भी समझ नहीं पाते हैं। जैसे कई बार हम उन ट्रैप में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि जो अगला इंसान जो भी फोन पे है वो सही कह रहा है, और इसमें हम अपना पासवर्ड या ओटीपी या फिर कोई भी अपना रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स शेयर कर देते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं वो चीजें और डेटा लीक होकर बार बार वो चीजें हम पे होती रहती हैं, तो उन सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, ये कॉल्स आते हैं, वीडियो कॉल्स आते हैं जिसमें पुलिस थानों का रिकॉर्डिंग होता है, पुलिस के ड्रेस में होते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उन सब चीजों को वेरीफाई करने के लिए आपको अपने नजदीकी पुलिस सेवा केंद्र पे या फिर जो गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हेल्पलाइन नंबर है साइबर सेल के लिए, उस पे कॉल। बिल्कुल, कुछ लोग और हैं भाई साहब, जिस तरह से आजकल डिजिटली जो है लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं, क्या कहेंगे? इस समय ये डिजिटल अरेस्ट का मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया है, और इसके पीछे वजह यह है कि साइबर जो अपराधी हैं वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और उन हथकंडों को कोई कितना भी जानकार हो समझ नहीं पाता है। तो हम तो यही कहते हैं कि लोग ज्यादा सतर्क रहें, सावधान रहें, और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज का लिमिटेड यूज करें, और अपनी सूचनाएं जो है लोगों तक साझा ना करें। बिल्कुल नीरज, जिस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ, जिस तरह से आपके अकाउंट से 50,000 रुपए काट दिए गए, तो क्या ऐसा लग रहा था उस समय कि आपको लग रहा था कि नहीं हकीकत में ये चीज हुई है हमारे साथ? तो पहले तो थोड़ी देर में समझ ही नहीं पाया, जब तक कि मतलब मेरे पास डेबिट का मैसेज आया 10,000 करके 5 टाइम्स का मेरे पास डेबिट का मैसेज आया, तो मैं तुरंत में तो समझ नहीं पाया। फिर मैंने जब थोड़ा सा 1-2 बार मैसेज देखा, उसके बाद फिर मैंने अपना डिटेल्स देखा क्रेडिट कार्ड पे, तो मुझे पता लगा कि ये 50,000 डेबिट हुआ हमारे क्रेडिट कार्ड से। तो मैंने इंस्टेंट एक्चुअली वो कर लिया था। तो साइबर सेल से भी मुझे पता चला कि अगर वो डेबिट मेरा अगर अकाउंट से हुआ होता तो वो वापस लाने में भी शायद उनको टाइम लगता, लेकिन जो कि क्रेडिट कार्ड यूज हुआ था तो इसकी वजह से अप्रूव करना होता है बैंक को 48 आवर्स के अंदर, तो वो अप्रूव ना होकर डिसअप्रूव कर दिया उन्होंने, जिससे मेरा बच गया। यानी यहाँ पे थोड़ी जागरूकता थी, इस वजह से बच गए ये और उनके पैसे वापस आ गए। अब उज्ज्वला, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जैसा निशा जी बता रही हैं, वो बहुत देर बाद समझी कि अब वो ठगी का शिकार हुई हैं, लेकिन ऐसे में क्या किया जाए? जैसे पुलिस भी कहती है कि आप उनसे संपर्क करें, कोई भी ऐसे अगर आप फंस रहे हैं तो कैसे उस टाइम संपर्क किया जाए, पुलिस को कैसे इन्फॉर्म किया जाए?
देखिए सिंपल सा इसका एक ही तरीका है। आप कभी भी किसी के साथ, देखिए अब हम ये किसी को बोलें कि जी आपको डरना नहीं चाहिए, ये नहीं, ये सब बातें अच्छी लगती हैं, बट किसी का कोई डर है उसको हम कैसे हाथ झुकला सकते हैं। इसका एक ही तरीका है कि आप अपनी बेसिक कॉमन सेंस यूज करिए, और वो कॉमन सेंस इतनी है कि जी आप पे कोई दबाव बनाया गया और आपके अंदर मन में डर आ गया है कि अरे यार ये सच तो नहीं है। ऐसा भी हो सकता है आपका वो आप बोलें जी आपका बेटा गया हुआ है बाहर और आपका बेटा जो है उसको अरेस्ट कर लिया और उसका नंबर नॉट रीचेबल, अब आपको डर लग रहा है। तो इसका एक ही तरीका है, वो आपको जो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, मैं फलाने डिपार्टमेंट से, इस डिपार्टमेंट से, इस लोकेशन से बोल रहा हूँ, आप चुपचाप उनको बिना बताए आप उनको चुपचाप साइड में जा करके, क्योंकि वो आपको डिजिटल अरेस्ट में जान के होता है एक जगह लॉक करके रखेंगे। वो कहेंगे नहीं जी आप यहीं बैठे रहोगे, हिलोगे नहीं, अरेस्ट का मतलब यही है। मगर आप साथ ही साथ इसको इतना नहीं है, क्योंकि जो फ्रॉडस्टर है अगर आप उसको थोड़ा सा भी अपना वहीं पर स्पेस लेकर के कॉल कर लेते हैं, आप चेक कर लीजिए उस थाने में कि जी ऐसे ऐसे है और क्या आप डिजिटली ऐसे आपके थाने से हुआ है। जैसे अभी एक सज्जन ने भी बताया जिनसे उन्होंने पूछा कि उन्होंने फोन कर लिया थाने में और उनको थाने से कंफर्म मिला तो वो बच गए डिजिटल अरेस्ट होने से। तो इसका एक ही तरीका है, जागरूकता के साथ अगर आप थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करेंगे। अब जैसे इन्होंने बताया कि उन्होंने बाहर आपको बोला कि जी आप SBI में जाएंगे तो आपको हमारे लोग नहीं दिखाई देंगे, तो उनके मन में ये डर था कि मैं बाहर जाऊंगी और मुझे पकड़ लेंगे। तो देखिए एक बड़ी छोटी सी बात है, कोई भी हम कॉमन सेंस भूल जाते हैं दबाव में। बड़े से बड़े केस में भी एक प्रतिक्रिया, न्यायालय भी जब चलता है तो आपके अगेंस्ट जब वारंट होता है, आप नहीं अपीयर होते, सम्मन आता है, सिस्टमेटिक। ऐसे थोड़ा ना है कि आपने कोई क्राइम करा और आपको बाहर निकलते ही आपका गला पकड़ लेंगे। तो वहां पर लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते। जागरूकता और कॉमन सेंस ये दो ही इसके मास्टर टूल हैं जो बजा सकते हैं, नहीं तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा। थोड़ा सा एक आखिरी उदाहरण दूंगा मैं। अभी हम डिजिटल अरेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी आप धीरे धीरे देखिए AI वॉइस क्लोनिंग बढ़ता चला जाएगा। अभी थोड़ा हो रहा है, अब ये बहुत बढ़ेगा। जहां पर मान लीजिए आपके बच्चे की वॉइस का मैंने छोटा सा पार्ट निकाल लिया और मैंने आपको उसी की वॉइस में कुछ भी रिकॉर्ड करके सुनाया, आप तो बिल्कुल प्रेशर में आ जाएंगे कि हाँ ये तो मेरे बेटे की या मेरे रिलेटिव की, मेरे पार्टनर की, किसी की भी आवाज है। तो दो चीजों को हमेशा याद रखें, जागरूकता एंड कॉमन सेंस, यही आपके बिल्कुल मास्टर टूल है डिजिटल वर्ल्ड। ठीक है, बिल्कुल। बस छोटा सा सवाल और लूंगी निशा जी आपसे, आपने फिर आखिरी में क्या किया? पुलिस को इन्फॉर्म किया, फिर क्या कार्रवाई हुई? मैंने तुरंत, फिर जैसे ही मुझे लगा वो फोन बंद हो गया, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि ये मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैंने तुरंत उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। तो उन्होंने भी मेरे को फोन पे बताया कि आप इस तरह से, जो साइट है नेशनल साइबर क्राइम वाली जो साइट है ऑनलाइन पोर्टल, उसमें शिकायत दर्ज करें। तो उसमें मैं शिकायत भी दर्ज करी। मेरे ऑफिस से मेरे 2-3 मेरी हेल्प के लिए आ गए और उसमें वो फिल करने के बाद ऑनलाइन हम जो यहाँ पे थाना है, साइबर थाना मेरठ में, तो हम वहाँ पे गए और अपनी वो उन्हें ऑनलाइन वाली जो है प्रिंट कॉपी वो दी और साथ में उन्हें अपना मैंने रिटन वो भी दिया। ठीक है निशा जी, मेरे पास समय इतना ही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। उज्ज्वल आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आशीष और प्रवीण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। जब भी अरेस्ट होगा वो फिजिकली होगा, कोई भी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए कॉमन सेंस बहुत जरूरी है, जागरूकता बेहद जरूरी है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।